नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए आज प्रचार थम गया है। शाम को 5 बजे तक ही प्रचार का वक्त था और अब प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे दौर के लिए 28 जुलाई सोमवार को वोटिंग होनी है। आखिरी दिन चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी। घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की गई। साथ ही आखिरी दिन बड़े बड़े रोड शो, रैलियां भी देखने को मिली। 28 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी तो 31 जुलाई को एक साथ दोनों चरणों की मतगणना की जाएगी। इससे पहले 24 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन इस चुनाव प्रचार के थमने से पहले कुमाऊं की सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के आसपास मौजूद गांव की सड़कों पर कैंडिडेट्स का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी के समर्थक उम्मीदवारों ने रोड शो में अपना जोश दिखाकर अपने प्रत्याशी का दबदबा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समर्थकों के साथ प्रत्याशी और बड़े नेता भी जोश में नजर आए। सांसद अजय भट्ट भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन नैनीताल में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। नैनीताल में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ रैली निकाली, वोट देने की अपील की गई और इस दौरान पूर्व विधायक संजीव आर्या के साथ कई अन्य कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट देने की अपील की गई। 28 जुलाई को पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होगा। चंपावत में पंचायत चुनाव के लिए दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। चंपावत और बाराकोट ब्लॉक के लिए कुल 13 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बाकी की पोलिंग पार्टियां रविवार को रवाना होंगी। वहीं मतगणना को लेकर भी पहली ट्रेनिंग मौजूद 225 अधिकारियों को दी गई है। इस दौरान मतगणना की सभी बारीकियों के बारे में बताया गया। इसमें जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जिनमें हमें टीम को डिप्यूट करना था, उनके लिए आज हमारी कुल 13 टीमें, जिसमें 11 टीमें चंपावत की और 2 टीमें बाराकोट की, ये आज अपने गंतव्य के लिए मूव कर गई हैं। और अभी जो हमारे पास सूचना है इसमें से कई सारी टीमें पहुंच भी गई हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। प्रदीप टम्टा ने जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण तय नहीं होने पर कई सवाल उठाए हैं। टम्टा ने कहा कि चरण का चुनाव पूरा हो गया है और दूसरे चरण के लिए भी मतदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो ये है कि 12 जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण सरकार तय नहीं कर पाई। उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनावी नतीजों के बाद सरकार आरक्षण तय करेगी। लेकिन 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष की चुनाव होने के बाद भी किसी को पता नहीं है कौन सीट सामान्य होने जा रही है, कौन सीट महिला होने जा रही है, कौन सीट आरक्षित समुदाय के लिए आरक्षित होगी। क्या सरकार संवैधानिक तार मर्यादाओं को जिस तरह इसने पंचायती चुनाव में किया है। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी चालू है। कांग्रेस का आरोप यह है कि जीत के लिए बीजेपी आतंक और षड्यंत्र कर रही है, तो बीजेपी ने आरोपों को नकारते हुए तंज कसा है कि घर में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग सोमवार को होगी, पर दूसरे दौर का प्रचार खत्म होने के साथ बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने अब तक पूरा गेम फिक्स किया है। पहले 6 महीने की देरी की गई, फिर 2 बार प्रोग्राम बदला गया और इतना नहीं, चुनाव में ड्यूटी की गोपनीय लिस्ट आउट कर दी गई, तो ऐसा करने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक बिहार में चुनाव हो या उत्तराखंड का पंचायत चुनाव, बीजेपी जीतने के लिए आतंक और षड्यंत्र का सहारा ले रही है। महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे वो अभी बिहार में चल रही घटनाओं को देखकर जो दिखाई दे रहा है, वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के चुनाव कमीशन ने जिस तरीके से काम किया है, वो पंचायत चुनावों में लोकतंत्र को खत्म करने की ओर को एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई देगा। आतंक और षड्यंत्र के आरोपों को बीजेपी ने कांग्रेस की बौखलाहट बताया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक जिस पार्टी को चुनाव लड़वाने को उम्मीदवार नहीं मिले, जिसके नेता घरों में बैठे रहे, वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते और घर में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। स्थिति है, इसलिए घर बैठे हुए हैं सब लोग, कोई किसी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे एक मंत्री, हमारे विधायक अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परचम फहराने के लिए वो लगातार हकीकत यही है कि कांग्रेस के बड़े नेता पंचायत चुनाव में प्रदेश में दौड़ते भागते नहीं दिखाई दिए। नतीजा ये कि जो कांग्रेस आतंक और षड्यंत्र की बात पर पंचायत में बीजेपी को घेरना चाहती है, उसने घर बैठे होने की बात कहकर कांग्रेस नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहां पर हम हर पीढ़ी से देश सेवा में वीर सपूत आगे आते हैं। करगिल युद्ध में भी राज्य के अनेक जवानों ने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार की ओर से परमवीर चक्र विजेताओं की अनुदान राशि अब 1.5 करोड़ कर दी गई। अभी तक राज्य सरकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख का अनुदान देती है। इसके अलावा उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख रुपए मिलते रहेंगे। हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका आप शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ACFS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। देहरादून में करगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ और इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह से हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। सीएम ने कहा कि अब का भारत बदल गया है और पाकिस्तान की हर गोली का करारा जवाब दिया जाता है। तो करगिल विजय दिवस, शौर्य के 26 साल और सीएम धामी ने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोई दुश्मन की गोली आती थी या हमारे कोई सैनिक बलिदान हो जाते थे तो यहां से पूछना पड़ता था कि इस गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, आक्रमण का बदला लेना है कि नहीं लेना है। भाइयों बहनों, उस समय बदल गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में कोई एक भी गोली दुश्मन की आती है तो हमारी सेना दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करती है। जिस प्रकार से पूरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मनों को अच्छे से बता दिया गया कि भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के खानदानों के नामों निशान मिटा दिए जाते हैं। देहरादून के शहीद स्थल पर विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीद परिवार वालों को सम्मानित कर करगिल युद्ध की शौर्य गाथा को याद किया। कार्यक्रम में शामिल हुए करगिल वॉरियर अनिल गोशी और जिनकी टीम ने टाइगर हिल पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था, उन्होंने युद्ध के हर पल को साझा किया है। मैं हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जो 527 हमारे योद्धा थे जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, उसमें उत्तराखंड के 75 योद्धा थे। इसके अंदर में 265 अवार्ड्स दिए गए, जिसके अंदर में 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और 55 वीर चक्र थे। याद तो हमें ताजा ही है, याद तो कभी वो नहीं होगी, बासी नहीं होगी, ताजा ही रहेगी। याद तो उसी दिन होगी जिस दिन हम, परेशानी तो है ही, पर ये है कि वो बेचारे हमें याद करते हैं, बुलाते हैं, सामान देते हैं,
यही हमें बहुत है। सही टाइम पर हमें आदेश दिए गए। उन आदेशों में जो सैनिक बेताब थे, उन्होंने माइनफील्ड के अंदर उन पहाड़ियों पर 15,000 16,000 की जो फीट की पहाड़ियाँ थी उन पर चढ़े और स्पर्स के ऊपर उन्होंने कई जगह माइंस थी, ब्लाइंड बॉम्ब पड़े हुए थे और ये कार्रवाई रात को ही की गई। शौर्य के दिवस के मौके पर हल्द्वानी में भी करगिल के शहीदों को याद किया गया। शहीद स्थल पर हुए कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने शहीदों को नमन किया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही करगिल में युद्ध लड़ने वाले वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार सैनिकों और सैन्य परिवारों की सेवा के लिए हर वो कदम उठा रही है जिससे उनका उत्साह देश सेवा के लिए बना रहे। ये शौर्य, त्याग, तपस्या, समर्पण का दिन है। आपको पता है कि 1999 में हमारे सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा लिए। देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण गैंग पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा किया है। पाकिस्तान और दुबई से फंडिंग के साथ साथ यूपी के छांगूर गैंग से भी इसका कनेक्शन सामने आया है। देखिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 लड़कियों की शिकायत से खुला एक ऐसा जाल जो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, दुबई, दिल्ली, मुजफ्फरनगर और गोवा तक फैला था। पहली पीड़ित रानी पोखरी की रहने वाली है। सोशल मीडिया के जरिए उसे अबू तालिब मुजफ्फरनगर से, अब्दुल रहमान सहसपुर, अयान और अमन दिल्ली, जबकि श्वेता उर्फ आयशा गोवा ने टारगेट किया। उसे धर्म बदलने, घर छोड़ने और दिल्ली ले जाकर निकाह कराने की योजना बनाई गई थी। गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी बेहद संगठित और सुनियोजित थी। पूरे मामले में एक संगठित गिरोह सामने आया जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और डिजिटल नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण को अंजाम दे रहा था। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई उनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए उनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्राय देखने में सुनने में आती है। इस केस में दूसरी पीड़िता बरेली की रहने वाली है, जिसको जूम ऐप पर कुरान की शिक्षा, लूडो स्टार गेम के जरिए पाकिस्तान के मौलवी से संपर्क और फिर दुबई में रह रहे तहसीन और उसका साथी सुलेमान जो देहरादून का रहने वाला है, उसके जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई। इस दौरान कश्मीर, पाकिस्तान, यूके और इजिप्ट से जुड़े रिवर्ट टू इस्लाम ग्रुप्स में भी पीड़िता को शामिल किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के पीछे जिस नेटवर्क की पुष्टि हुई है उसका कनेक्शन यूपी के चर्चित छांगूर गैंग से भी जुड़ा है, जो पहले से कई धर्मांतरण मामलों में आरोपी है। जिसमें कि ये पता चला है कि जो गैंग है इस तरह से ऑपरेट करता है, जो कि इंस्टा के थ्रू और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये ऑपरेट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस में लेकर बच्चों को जो कि इंस्टा पर एक्टिव है, किसी वजह से या तो परेशान है या फिर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर कोई इसके बारे में जानना चाहते हैं। जब वो इस तरह की बातें देखते हैं तो फिर इंस्टा के थ्रू उनसे चैट करके और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्हें अपने इन्फ्लुएंस। देहरादून पुलिस ने आगरा पुलिस के साथ मिलकर अब तक अबू तालिब, अब्दुल रहमान, आयशा और कृष्णा सहित कई नाम चिन्हित किए हैं। कुछ पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, बाकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं। ऑपरेशन कालनेमी की ये कार्रवाई वर्चुअल दुनिया में चल रहे धर्मांतरण की उस साजिश का पर्दाफाश है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट हो रहा है। डिजिटल ऐप, ऑनलाइन गेम्स और क्लासेस अब मासूम युवाओं के ब्रेन वॉश का जरिया बनते जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है और करीब 6 से ज्यादा गांवों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। देर रात आई आफत की बारिश से बगड़धार, चमेली, रूमसी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बगड़धार में 3 आवासीय मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चमेली गांव में 12 मकानों पर भू धंसाव का खतरा बढ़ गया है और नींव की मिट्टी और पत्थर बह गए हैं। इतना ही नहीं, पैदल रास्ते और मोटर सड़कें कई जगह पर टूट गई हैं। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई खबर अभी तक नहीं है। स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और तत्काल राहत देने के लिए कहा है। आधे कमरे तक दब गए। 2-3 मकान ध्वस्त हो गए और उसके बाद एक डेढ़ घंटे के बाद फिर दोबारा से और कुछ मकानों के आंगन वगैरह, सीढ़ियां और मतलब जो छोटे किचन वगैरह बने थे वो भी ध्वस्त हो गए और सब जो है रास्ते भी ब्लॉक हो गए, टूट गए और पानी के लाइन भी टूट गए। ऐसी बिजली भी नहीं आ रही है। रात बरखा बहुत ज्यादा हुई और 12 बजे एक इंच गौशाला टूटी और गौशाला भी ना हम एक भीतर से यहाँ था। जब हिला नहीं तो हम बाहर भागिन, तो हम थोड़ा अपने बचना दूसरा कमरा पर चली। थोड़ा देर यकीन तो फिर दूसरे मकान भी टूटी, अगने चौक भी टूटी, सीढ़ी भी टूटी। तमाम आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बन जाए, बहुत ज़्यादा रास्ते भी ख़त्म है, कहीं आने जाने के लिए नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जिलाधिकारी महोदय को भी हमने बता दी और विभाग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सभी, तो अपने अपने विभागों की यहाँ पे सूचना ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद है, उससे कई गाँव में भारी तबाही मची है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये बगड़ तोक है और ये चमेली ग्राम सभा पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति कल बारिश से हुई है और नीचे जो मकान है वो पूरी तरह धंस चुके हैं। ये देख सकते किचन है, ये किचन का पूरा हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है और अंदर पूरी तरह खाली कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ बगल में अभी आपको दिखाएंगे हम मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मकान 2 मकान ये दिखाए जा रहे हैं, लगभग 2 से 3 मकान यहाँ पर ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आप बगड़धार से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकोड़ी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। फूलचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे के हालात बेहद खराब हो गए हैं। हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा धंस गया है। बड़ी बड़ी दरारें रोड पर आ गई हैं और इसकी ताज़ा तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। पूरी रोड यहाँ पर भूधंसाव की जद में आ गई है। इलाके में हुई ताज़ा बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे के ये हालात हैं, लिहाजा यमुनोत्री हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तेज बारिश से गौरीकुंड के पास पहाड़ी दरकी है और मलबा आने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर रुकने के लिए कहा है। पैदल रास्ते को खोलने का काम जारी है। बढ़ते हैं आगे। जोशीमठ से आगे विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से विष्णुप्रयाग मंदिर के आसपास के इलाके में भूस्खलन हुआ है, जिससे कुछ दुकानों को खतरा आ गया है और मंदिर को जोड़ने वाले रास्ते की क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अचानक से नदियों का जलस्तर बढ़ने से तेजी के साथ कटाव हो रहा है। LUCC यानी कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा निवेशकों को धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने CBI जांच की सिफारिश की है। उत्तराखंड में कई जिलों में LUCC ने फ्रॉड किया है, जिसे लेकर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी और बताया था कि धामी सरकार इसकी CBI जांच की सिफारिश कर रही है। सीएम धामी इस मामले में पहले से ही सख्त रहे हैं और लगातार LUCC मामले को लेकर कार्रवाई होती रही है, लिहाजा अब धामी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है।
लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जांच होने के बाद जांच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। राजस्थान में एक स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में सभी स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। साथ ही स्कूलों में छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा है। हालांकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन पहले ही शुक्रवार को इसका आदेश दे चुके हैं। शनिवार को केंद्र सरकार का निर्देश आया, जबकि शुक्रवार को ही सीएम धामी ने राज्य के सभी स्कूलों में सेफ्टी ऑडिट के आदेश दे दिए थे। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के अंतिम उम्मीदवारों के प्रचार में पूरी ताकत लगाई, जनता से वोट की अपील की गई। रामनगर में चुकम गांव में पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां राफ्ट के जरिए कोसी नदी से रवाना हुई। विकासनगर में यूलिप परियोजना के तहत काम कर रही संस्था के ट्रैक्टर बिना नंबर के दौड़ रहे हैं। हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तमाम विभागों और संगठनों के साथ सफाई अभियान चलाया। शिवघाट पर डीएम, एसपी, एसएसपी भी सफाई कर्मी बने नजर आए। रुड़की नगर निगम में लीज के फ्लैट को लेकर लाखों की धांधली का आरोप लगा है। उत्तरकाशी में चुनियालीसौर रोड बंद होने के बाद खोलने की कोशिश लगातार जारी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया तीसरा दल लिपुलेख दर्रा पार कर भारत लौट आया है। देहरादून के सहसपुर में पुलिस ने 6 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में एक नर हाथी का शव मिला। हाथी की मौत प्राकृतिक मानी जा रही है। हरिद्वार में जल संस्थान सीवर लाइन शाखा के कर्मचारी सुरक्षा की मांगों को लेकर 3 दिन से धरने पर हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।